हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। स्टार्ट करेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन सर देख रहे हैं वन बाय वन। ये क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। क्यों लेंदी होगी? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो अगला चैप्टर जो सर शुरू किए थे मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें कुछ क्वेश्चन सर ने इसी चैप्टर के करवाए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने इसी पीडीएफ में इंक्लूड कर लिए हैं। इसलिए क्लास लंबी हो सकती है, मे बी ओवर 1 आवर, अबाव 1 आवर। इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी कम है मेरी, सर जी की ही तरह, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र हैं भाई, तो इंग्लिश कहाँ से इतनी अच्छी होगी। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मुझे टेंशन बतानी है वायर में, और ये वायर को ऐसे लटका दिया है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो पिछले लेक्चर के कंसेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा सी एडवांस प्रॉब्लम है बस। क्या? अगर ये वायर ऐसे है तो ऊपर यहाँ पर इस वायर जिससे इसको बांधा है, इसमें टेंशन बतानी है हमको। तो कैसे बताएंगे? ये एक वायर है जिसमें करंट आई जा रही है। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मत समझ लेना। करंट आई जा रही है, लेंथ एल है, मास एम है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बाहर, ये देखो पेन की नोक डायरेक्शन बताएगी, बाहर है। वायर ऐसी है तो हम 4 फिंगर रखेंगे किसके डायरेक्शन में? आई और एल के, और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे बाहर साइड। तो देखो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे मतलब यहाँ पर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, और ये हवा में है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी mg, और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी क्या? बिल। क्यों डायरेक्ट बिल लिख दिए, साइन थीटा क्यों नहीं? क्योंकि ये और इसके बीच में एंगल मेरा 90 है। ये देखो, ये मेरा बी की डायरेक्शन, ये मेरी आई की डायरेक्शन। क्या मैं अगर टेढ़ा करके दिखाऊं तो 90 दिख गया एंगल? हाँ, इसीलिए डायरेक्ट बिल लिख दिए। साइन 90 1 होता है। अब ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे 2 फोर्स लग रही है, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन या इस पैटर्न के क्वेश्चन हमने तो बहुत सारे किए हैं भाई मैकेनिक्स में, कि ऊपर अगर एक फोर्स है नीचे 2 फोर्स है, तो ऊपर वाली फोर्स को हम बराबर कर देंगे नीचे दोनों लगने वाली फोर्स के। तो मेरा जो टेंशन है वो यही आ जाएगा, क्या? T इज इक्वल टू एम जी प्लस बिल। आगे चलेंगे। ओ तेरी, एक क्वेश्चन मिस्ड है। वेट वेट, ये वाला क्वेश्चन हमारा मिस्ड था, जिसको मैंने ऐड कर दिया पीडीएफ में। हालांकि ये सेकंड नंबर पे था, बट ये अब फर्स्ट नंबर पर हो गया। उसको मैं सही नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं किया। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमको इलोंगेशन बतानी है स्प्रिंग में। इलोंगेशन मतलब, अब इस क्वेश्चन को इसने रिलेट कर दिया ऑसिलेशन से, एसएचएम से। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ये मेरा वायर है, तो कैसे बताएंगे इलोंगेशन? सोचो जरा। क्या अगर मेरा वायर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है और आई इस डायरेक्शन में है, तो 4 फिंगर हम आई की डायरेक्शन में करेंगे, ऐसे 4 फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब थप्पड़ मारे, ये देखो ऐसे रखे, थप्पड़ मारे, तो थंब मेरा ऊपर गया। जब थंब मेरा ऊपर गया, तो थंब मेरा बताएगा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स मेरी ऊपर लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स मेरी ऊपर लगेगी। क्या है मैग्नेटिक फोर्स? सिंपली बिल। बिल क्यों? यहाँ भी थीटा 90 है। अब मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर है, अब स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर लगती है। तो ये स्प्रिंग फोर्स, इसकी वजह से F इज इक्वल टू के एक्स लगेगी, इसकी वजह से भी F इज इक्वल टू के एक्स लगेगी। तो दो फोर्स, दो स्प्रिंग की वजह से F इज इक्वल टू के एक्स, और मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू बिल। तीनों फोर्स मेरी ऊपर लग रही है। नीचे सिर्फ एक फोर्स लगेगी, क्या? ग्रेविटेशन फोर्स mg, जो इस वायर के मास की वजह से लगेगी। तो हम क्या करेंगे भाई? ऊपर वाली तीनों फोर्स को बैलेंस करेंगे नीचे वाली फोर्स से। mg इज इक्वल टू 2kx, 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 बार था भाई। इज इक्वल टू प्लस बिल, बी आई एल। अब यहाँ से अगर मुझे इलोंगेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा 2kx इज इक्वल टू एम जी माइनस बिल, और यहाँ से x को कैसे लिखूंगा? एम जी माइनस बिल डिवाइडेड बाई 2k। ये मेरी इलोंगेशन आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, 2 चैप्टर को मिक्स करके बनाया था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। अगर कठिन क्वेश्चन नीट को बनाना होगा तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जो सिंपल भी है और 2 कंसेप्ट को मिलाया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए होगा एक पेज। ये देखो, ये जो कौन सा कलर है भाई? ये वायलेट है, जो भी है, ऐसे रखा है, ध्यान देना, ऐसे रखा है इसको। ये दिख रहा है पेज? ऐसे रखा है स्मूथ प्लेन पर। मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बतानी है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ताकि क्या हो जाए? सो दैट वायर विल एट रेस्ट, ये वायर रेस्ट पे रहे। ऐसे ये है, क्या बोलते हैं इसको? प्लेन है, और इसके ऊपर ऐसे वायर रखा है, ऐसे। जब इसके ऊपर देखो ऐसे वायर रख दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रहने दो। तो मुझे एक बात बताओ, इस वायर पर जो फोर्स लगेगी बिलो ऊपर लगेगी कैसे? अब मेरे पास 3 हाथ तो है नहीं, वरना मैं अभी बता देता, बट मैं ट्राई करूंगा। वेट, ये देखो ऐसे ऐसे वायर रखा है, ऐसे प्लेन पर टेढ़ा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा है, ये मेरा वायर है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे करंट जा रहा है ना, तो
ऐसे फोर फिंगर रखेंगे और थप्पड़ मारेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ध्यान से देख लो, ऐसे टेढ़ा है। इसको ऐसे थप्पड़ मारेंगे, ये देखो ऐसे रखा और इसको ऐसे ऐसे करके थप्पड़ मारूंगा तो थंब मेरा ध्यान से देखो कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। मतलब ये अगर टेढ़ा है तो ये इधर जाएगा मेरा थप्पड़, तो बी तो इधर हो गया। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से कि यहाँ पर फोर्स जो लगती है वो mg sin थीटा होती है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में रटवा दिया था। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये फोर्स और ये फोर्स को जो नेट फोर्स है अलॉन्ग इस प्लेन पर, उसको हम बराबर कर देंगे। तो हम लिख देंगे mg साइन थीटा बराबर सिंपली बिल। डायरेक्ट बिल कैसे लिखे, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है कि नहीं इसके और इसके बीच में, ये देखो 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे रखा है। हाँ, तो यहाँ से बिल से बी क्या हो जाएगा, सिंपली mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई आई एल, ये हो जाएगा मेरा बिल, मतलब मिनिमम बी सो दैट वायर एट रेस्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, अब इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर ही हटाया ही नहीं था, करेगी कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अब इसमें कैसे रखा, इसमें वायर तो ऐसा ही है लेकिन इसमें इसने मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर कर दिया। ऊपर कैसे, ऐसे कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, देख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे कर दिया, ऐसे ये टेढ़ा है, ये देखिए ऐसे पेन टेढ़ी है और ये आपकी तरफ है। पहले ये ऐसे था, मतलब यहाँ से खड़ा था मैग्नेटिक फील्ड, अब ये ऐसे लेट गया है। जब ये इस तरफ ऐसे लेट गया है तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, ये मेरा वायर, ये फोर फिंगर, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा तो अब देखो थंब मेरा इसको चीरते हुए इसके अंदर जाना चाह रहा है ऐसे, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर लगेगी। ये देखो लग गई है कि नहीं इधर, हाँ लग गई है। तो इस बार क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये एंगल mg साइन थीटा होता है, तो अगर ये बिल है, अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा और थीटा के साइड वाला कंपोनेंट बिल कॉस थीटा हो जाएगा। और इस बार हम बिल कॉस थीटा को बराबर कर देंगे mg साइन थीटा से। अब आप सोच रहे होंगे ये एंगल कैसे किया, तो आप मेरे ख्याल से एनएलएम अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं। ये थीटा है तो ये पूरा थीटा होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा है, तो ऐसे इस साइड वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एनएलएम में बहुत अच्छे से सीखी है, तो अगर वो आप पढ़े रहेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बस आप अभी इतना याद रखिए कि ये बिल है, यहाँ पर एक थीटा लेंगे, ये बिल कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि थीटा के साइड कॉस थीटा होता है और इस साइड हो जाएगा बिल साइन थीटा। अब एक बात बताओ, इसके अलॉन्ग बिल कॉस थीटा अब लगने लगा, इसके अलॉन्ग बिल साइन थीटा, दोनों को बराबर की और बी की वैल्यू mg तो आई, लेकिन इस बार ये टेन थीटा हो गया क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल भी थोड़ा सा एनएलएम से रिलेटेड है। अब देखो इसमें क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इस पर एक ऐसे वायर को रख दिया। फिर होगा ये कि ये देखो ध्यान से देखो, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक वायर को ऐसे रख दिया। ये ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, ये वायर समझो आप, ये समझो बीच का प्लेस खाली है, ये बीच का प्लेस खाली समझो, और इसको ऐसे रख दिया। जब ऐसे रख दिया तो आई की डायरेक्शन इस साइड है, देखो मेरी तरफ, हाँ, और बी की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब इधर मेरी बी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो हम क्या करेंगे, करंट की तरफ फोर फिंगर करेंगे, कर दिया, और बी को थप्पड़ मारा तो देखो थंब कहाँ जा रहा है, इस साइड, मतलब मेरा इस साइड क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, बिल, अभी भी थीटा 90 है। अब इस साइड तो बिल लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो जब ये सिर्फ वायर यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर होगा, एक पार्ट यहाँ पर, तो इस वायर पर इस साइड एक फ्रिक्शन लगेगा, इस साइड एक फ्रिक्शन लगेगा जो इसको टच है। तो हम क्या करेंगे इस बार, दोनों फ्रिक्शन को हम बराबर कर देंगे बिल के, कर दिया। हमको क्या बताना था, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जब इसको बराबर कर देंगे, आप समझे कि नहीं, दो जगह से टच है इसलिए दो जगह फ्रिक्शन लगेगा। ये मैंने पूरा पेज ले लिया था, पेज को काट के लिया तो ज़्यादा अच्छा था, इतना टाइम कहाँ है, आप जब समझ रहे हैं चीज़ें। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करेंगे, हम म्यू इंटू फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, बचपन से नहीं एनएलएम से पढ़ते आ रहे हैं, म्यू इंटू एन होती है। एन क्या होता है भाई, एन होता है, अगर वायर का मास नहीं दिया है तो एम ले लेंगे, म्यू इंटू एम जी बाई टू क्यों लिया भाई, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, इस फ्रिक्शन क्यों आता है, नॉर्मल की वजह से। अब अगर ये इधर फ्रिक्शन है तो इसके अपोजिट में लगेगा नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो जाता है किसके बराबर, अगर एक जगह फ्रिक्शन होता तो ये नॉर्मल mg के बराबर होगा। ऐसे जमीन पर ये देखो, ये फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर इसके मास की वजह से mg नीचे लगेगा ना भाई, तो नॉर्मल ऊपर लगता है, mg नीचे लगता है, तो वो नॉर्मल जो होगा वो इस वायर की वजह से यहाँ पर होगा और इसके टच की वजह से यहाँ पर भी n = mg लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि mg = 2n लगेगा। हाँ, अब आप बोलेंगे भाई 2mg लिखो ना, दोनों का लिख रहे हो तो क्यों नहीं लिख रहे हो,
क्योंकि हम यहाँ पर एक बार दोनों का फ्रिक्शन ले लिए हैं ना, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा mg/2 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा एक की वजह से। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी दो तो लिख दिए है ना, दो की वजह से, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, क्या चार जगह फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, इसीलिए ऐसा। अब इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा? म्यू mg इज इक्वल टू बिल, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी बिल डिवाइडेड बाई mg इज इक्वल टू म्यू। ठीक, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक मैंने रॉन्ग बता दिया, कि कैसा बता दिया मुझे भी नहीं पता। ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता अगर यहाँ पर लिखता हॉरिजॉन्टल इनक्लाइन ट्रैक। जब इनक्लाइन होगा तभी तो वो जाएगा। हाँ, अब जो नॉर्मल यहाँ पे लगेगी, वो जितने कॉन्टेक्ट होते हैं उतनी जगह नॉर्मल लगता है। ये हमने कहाँ सीखा है? एनएलएम में। तो जो नॉर्मल लगेगा वो दो जगह लगेगा, लेकिन रॉड तो एक ही है, दो जगह टच है, तो 2 mg थोड़ी लिखेंगे, एक ही वायर है ना, तो एक ही mg लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे mg, और यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा mg/2। तो अब कहाँ थे हम? हम लिखे थे बिल बराबर 2 टाइम्स ऑफ म्यू n, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम म्यू इंटू mg/2 लिखेंगे। तो इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बिल है वो मेरा आ जाएगा म्यू इंटू n। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, n क्या है भाई? n नहीं, mg, ये mg होगा। तो ये हो जाएगा बिल डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, ठीक है, सही है। ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिला गूगल पे भी मुझे, जैसा मैंने और एमआर सर के एक्सप्लेनेशन को मिक्स करके मैंने बनाया है। हालांकि जो गूगल पे था वो इंक्लाइन था प्लेन। ठीक है, कोई नहीं, उस पैटर्न का सवाल आपको आना चाहिए, बड़ी चीज़ वो है। अब दो लॉन्ग वायर हैं, ठीक है, दो लॉन्ग वायर ले लो, उनको परपेंडिकुलर रखा, एक वायर को ऐसे सीधा रखा, दूसरे वायर को उससे 90 डिग्री पर रखा। तो क्या इन दोनों के बीच कोई एक फोर्स लगेगी? हाँ, पहले ही बताया है कि दो वायर के बीच जो फोर्स लगती हो म्यू नॉट आई, पहले वायर में करंट इंटू दूसरे वायर में करंट, डिवाइडेड बाई 2 पाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट सपोज ए कर लेते हैं, ये फोर्स लगती है। ठीक है, लगने दो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल लेंथ dl लिया, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लेंथ l को कट कर लिया, और यहाँ से यहाँ को l बोल दिया। ये करंट I ऊपर जा रहा है, ये करंट इस साइड जा रहा है। तब कैसे लिखेंगे भाई? तब हम ऐसे लिखेंगे सिंपली, F इज इक्वल टू बी आई इंटू डी एल लिख देंगे L की जगह पर। ये कौन सी फोर्स है? वायर की वजह से लगने वाली फोर्स, इस वायर की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसके और इसके बीच? वो मेरी होगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई L। ये काम का ही नहीं था यहाँ पे, सही बताऊँ तो। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई L होती है। ये तो पहली क्लास से सीखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक आई जो इसमें जा रहा है वो इंटू एक और आई इंटू डी एल कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा म्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई L। 2 पाई L इस डिस्टेंस पर इस वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे डी एल का, तो ये मेरी आ गई क्या? ये मेरी आ गई फोर्स। ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये वाला। आगे चलेंगे। दो पैरेलल वायर हैं। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुके हैं। ये दो पैरेलल वायर हैं फ्री स्पेस में 10 सेंटीमीटर दूर, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर हैं। ईच कैरी 10 एम्पियर करंट इन सेम डायरेक्शन। दोनों के करंट का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों के करंट का डायरेक्शन सेम है तो सेम चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगती है, लेकिन सेम लाइन पर करंट रहता है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी कितनी? ये होती है F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अगर ये है, ये I2 है, हालांकि दोनों की वैल्यू सेम है, सेम नहीं सेम है, वो होती है 2 पाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट सपोज A। बस सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो, आपका काम हो जाएगा। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना? ये मेरा हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 10⁻⁻2 मेरा दोनों। एक सेकेंड, ये मैं आई को क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई? पागल वागल हो गया हो क्या? आई को नहीं कन्वर्ट करना है, आई को नीचे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो म्यू नॉट इंटू 10 दहान में 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा।
कैसे? ऐसे कि म्यू नॉट, ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? सिंपली 10⁻⁻7। तो अगर मैं एक काम करूँ, कौन सा काम, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, इधर भी, तो ये 2 पाई हो जाएगा। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो 2 × 10⁻2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻2 -2 नहीं -7 भाई, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻1। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये खा जाएगा इसको, तो ये 10⁻+5 हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस जाएगा तो प्लस कर देगा, तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा। नो, 10⁻−1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो +1 होगा, ये 2 ये पावर खाएगा। ये देखो ऐसे, ये 10⁻+2 10⁻−7 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻−5 हो जाएगा। ये 10⁻−1 ऊपर जाएगा तो इसमें प्लस होगा, तो यहाँ पर 2 × 10⁻4 मेरा न्यूटन आंसर आ जाएगा। और अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? तो अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा। आप इसको ध्यान रख लेंगे। अब 3 इनफाइनाइट वायर हैं, अच्छा 3 इनफाइनाइट वायर शोन इन अ फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। देखो ये वायर, ऐसे 3 वायर हैं, एक वायर ऐसे बाहर आ रहा है, ये देखो मेरी तरफ, एक वायर ऐसे जा रहा है आपकी तरफ, नहीं 2 वायर आपकी तरफ जा रहे हैं ऐसे, और एक वायर मेरी तरफ आ रहा है ऐसे। तो एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, चार्ज का उल्टा होता है इसमें। तो अगर मैं इसके और इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लिखूं तो कितनी होगी? F = μ0I डिवाइडेड बाई 2 पाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू I का स्क्वायर। और ये कैसी होगी? ये होगी रिपल्सिव। अब इसके बीच की फोर्स लिखते हैं, ये भी वैल्यू वाइज तो सेम आएगी, लेकिन अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव? सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो ये वाली अट्रैक्टिव होगी, हाँ ये वाली अट्रैक्टिव होगी। अब हमको बताना है नेट फोर्स मिडल वायर पर, इसके यूनिट लेंथ पर। तो ये कैसे लिखेंगे भाई? अब ये फोर्स रिपल्सिव है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स लग रही है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस वायर पर बात करूँ तो इसके बीच रिपल्सिव है, तो इस साइड एक फोर्स लगेगी रिपल्सिव वाली, इस साइड एक लगेगी, लेकिन हमको तो यहाँ पर बताना है। अब पर यूनिट लेंथ पर बताना है, तो यहाँ पर 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, तो इस साइड भी F लगेगी, इस साइड भी F। तो इस पॉइंट पर हमको मिडल वायर पर बताना है, तो दोनों फोर्स एक ही तरफ लगी, तो यहाँ पर हम कर देंगे F नेट को 2F, और यहाँ पर 2 × μ0I² डिवाइडेड बाई 2 पाई d हो जाएगी, क्योंकि F और F तो सेम ही है, 2 से 2 कट जाएगा, और μ0I² बाई पाई d मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने जीरो सोचा था बताओ? जीरो वाला क्वेश्चन वो नहीं था, जीरो वाला क्वेश्चन ये है। यहाँ पर मिडल वायर पर इन दोनों के बीच में लगेगी कैसी फोर्स? अपोजिट है, तो अपोजिट है तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव लगेगी, इससे दूर, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो दूर, दोनों फोर्स सेम आएगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पर F नेट मेरा 0 आ जाएगा। सही से बताओ किस किसने मेरी तरह सोचा था इसमें भी 0? सो बताओ, सही से बताओ। अब अगर, अच्छा एक बात और यार, क्लास लंबी हो रही है लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ये वायर है, इस पर लगेगा F = बिल, और इनफाइनाइट वायर की वजह से जो बिल होता है वो होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू d, दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट पर। और I यहाँ पर कितना है? सिंपली I है, L कितना है? 1 यूनिट लेंथ। तो ऐसे भी आप इस फोर्स को लिख सकते हैं अगर आप चाहें, और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब नेट फोर्स बतानी है, 2 प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जब 2 प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, तो उनमें फोर्स तो लगेगी, वो रिपल्सिव होगी कि अट्रैक्टिव होगी? सिंपल सी बात है भाई, रिपल्सिव होगी, तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं करते। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो 2 प्रोटॉन, तब क्या होगा? तब भी रिपल्सिव ही लगेगी, नो मैटर वो किस तरफ जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो याद करने वाला है, हाँ ये MR रट्टा क्वेश्चन है। क्या है? MR रट्टा,
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है वो मेरा होता है c²/v²। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, v जो हम वेलोसिटी देंगे। तो इसीलिए हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फोर्स के। ये आप एमआर रट्टा कर लेंगे, नो नीड ऑफ डेरिवेशन, डायरेक्ट। अब चलते हैं हम किस पे, कौन सा टॉपिक है, क्या नाम है यार इसका, मोमेंट आई इंटू एरिया। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पागल हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जिस लूप में जा रहा है उसका करंट इंटू उसका एरिया होता है। ये एक्सियल वेक्टर होता है। जैसे अगर ऐसे करंट जा रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। जैसे हमारा क्या क्या होता था, एक्सेलरेशन, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा एक्सियल वेक्टर होता था सर्कुलर मोशन में, वैसे ही ये सब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं, ओमेगा की वैल्यू। वेलोसिटी एक होती थी एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारी एक्सियल वेक्टर होती है। नीट का सवाल है पिछले 2 साल के बीच में आया हुआ। डायरेक्शन अगर डॉट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, डॉट मतलब बाहर, ये देखो एंटी क्लॉक बना लिया मैंने, एंटी क्लॉक डॉट बाहर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंदर। किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट m होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है। तो अगर मुझे सर्कल की लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, करंट ऐसे जा रहा है तो अंदर होगी, अंदर ऐसे मैंने कर्व किया और ये थंब अंदर जा रहा है तो इसीलिए क्रॉस हो गया। अब ये मेरा स्क्वायर है, सिंपल स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ l है, तो ये हो गया i, ये हो गया एरिया मतलब l स्क्वायर। ये मेरा क्यूब है जिसका लेंथ a है, ब्रेथ b है, तो सिंपली i इंटू ए बी। डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, बाहर अंटी, अंटी लगाती है बिंदी। अब ये मेरा सेमी सर्कल है। क्या सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट अगर करंट आई जा रहा है इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो अंदर की तरफ थंब जा रहा है जो कि मैग्नेटिक मोमेंट बताएगा, अंदर मतलब क्रॉस। अब आ गए हम ट्रायंगल पर। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो उनको मैं बता दूं कि इसका जो एरिया होता है ना वो होता है हाफ इंटू बेस, ये पूरा बेस है, बेस इंटू हाइट। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमने बहुत सारे सवाल किए हैं कि इसकी जो हाइट होती है ना वो होती है √3/2 टाइम्स इंटू जो इसकी एक साइड है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम, और मैंने एक चैप्टर में एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे हम इसको निकाले हैं। हालांकि क्लास 10th का है 30, 60, 90 थ्योरम का, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बेस तो हो गया, हाइट कितना है 3/2 इंटू ए, तो ये मेरा हो जाएगा √3 a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, मेरा एरिया आ गया। अब इसमें आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज है, तो थंब मेरा बाहर आ रहा है। बाहर कौन रहता है? अंटी, अंटी क्या लगाती है? बिंदी। ठीक, अब आगे चलेंगे। ये देखो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? एक सर्कल है, इफ टू प्लेन ऑफ टू आइडेंटिकल कॉन्सेंट्रिक कॉइल, 2 कॉइल है, एक कॉइल ऐसी है, दूसरी कॉइल इसी में ऐसे गोल करके है लेकिन ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी, ये ऐसी है। दोनों कॉइल जैसे 2 रिंग को आपस में अंदर एक रिंग के डाल दो तो हो जाता है ना, वैसे ही। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो आपको तो अच्छे से ये चीज़ पता होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, तो वेक्टर के थ्रू ऐड करेंगे। एक का मैग्नेटिक मोमेंट m था तो दूसरे का भी m था, दोनों 90 डिग्री पर थे मतलब परपेंडिकुलर थे, तो इसको ऐसे ऐड किया जाता है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 m का स्क्वायर। अब √2 को एज इट इज रखने देंगे, m स्क्वायर का रूट खा जाएगा तो ये m बाहर आ जाएगा और m डैश मेरा √2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है रहने दो, जिसका रेडियस r है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है जब करंट आई जा रहा है। नाउ सेम कॉइल को रिबाउंड किया n टर्न में, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, करंट अभी भी आई है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मेरा हो जाएगा, जो पहले था उसको हम डिवाइड करेंगे जितने टर्न थे उससे, तो ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा कि अगर एक कॉइल से मल्टीपल, देखो एक कॉइल है, इससे मैं मल्टीपल कॉइल बनाऊंगा तो ये देखो 2 कॉइल बना दिए। जैसे एक कॉइल है, इससे मैंने 2 कॉइल बना दिया, ये 2 कॉइल बना दिया, देख लो आपके सामने बना दिया 2 कॉइल, तो टर्न कितने हो गए? n टर्न। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, 1 टर्न 2 टर्न। वैसे ही करंट अगर सेम होगा तो सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्न से। अब आगे चलते हैं, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, कैसे लिखेंगे भाई? ये जो हेक्सागोन बनता है
वो मेरा बनता है 6 कंसेंट्रिक, मतलब 6 आइडेंटिकल, क्या बोलते हैं, आइसो, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं यार जिसका सारे एंगल 60 डिग्री होता है। देखो अभी ऊपर बताया था लेकिन अभी भूल गया। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला था, कितना निकाला था भाई, रूट थ्री ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × I। बस ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 2 ऊपर 3 √3 A² आ जाएगा मेरा। सिंपल है एकदम, जैसा ट्रायंगल में होता है वैसा इसमें। अब मैग्नेटिक मोमेंट इसका बताना है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा भाई, एक बात बताओ, फिर से एक क्वेश्चन मिस्ड हो गया। देखो ये वाला क्वेश्चन था पहले, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्वेश्चन में मैंने टाइप भी नहीं किया था। तो इसमें मुझे नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो ये वाला करंट आई जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, ऐसे करेंगे अंदर जाएगा, और नीचे वाला जब ऐसे देखो, ऊपर वाला ऐसे क्लॉकवाइज बना रहा है, नीचे वाला भी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर ही जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया सिंपली हाफ सेमी सर्कल है, तो पाई आर की जगह पर B²/2 हो जाएगा। इसका एरिया पाई A²/2 हो जाएगा। क्या मुझे दोनों का एरिया मिल गया, हाँ। तो सिंपली हम M=I × A लिख देंगे। तो आई ये हो गया, और एरिया मेरा पाई B²/2 प्लस पाई A²/2 लिख देंगे। तो यहाँ से मेरा मैग्नेटिक मोमेंट यही आ जाएगा इन दोनों का। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें हमको मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। अब एक बात बताओ, 2 रेडियस दिया है, यहाँ से यहाँ का रेडियस R है और 2R है, और यहाँ से यहाँ का रेडियस R है। तो इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, कैसा आएगा, ये देखो ऐसे मैंने फिंगर किया, थंब अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट अंदर आएगा। और ये इधर जा रहा है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से बाहर आएगा। तो जो इस एरिया की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो डॉट में आएगा, लेकिन जो इस एरिया की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो मेरा क्रॉस में आएगा। तो एक काम करेंगे, हम इस बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, करते हैं। तो M=I × A होगा, और मेरा जो आई है ये हो गया, और ए बड़ा वाला लेंगे। ये कैसा एरिया है, सेमी सर्कल जैसा, तो ये हो जाएगा पाई × 2R डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई × R² डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं एक काम करूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा पाई 2 दूनी 4R² माइनस पाई R का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा I/2, 4 पाई R से 1 पाई R जाएगा, तो कितना पाई R बचेगा, 3 पाई R²। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया एंड करंट थ्रू कॉइल इज n, A रिप्रेजेंट एरिया, I रिप्रेजेंट करंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, सिंपली I × A, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो उतना टाइम्स मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, मतलब NIA। तो आप इसको जरा याद रख लीजिएगा, ये बहुत जगह काम आने वाला है। मैग्नेटिक मूवमेंट = NIA अगर n सर्कल बन रहे हैं तो कॉइल के। अब ये क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन डिक्टो सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क है। तो करते हैं भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं तो इसी से करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो I × A होगा। अब एक बात बताओ, इसका एरिया कितना होगा, बच्चे को मालूम है पाई R² अगर सर्कल है तो। अब I को थोड़ा सा अलग तरीके से रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया है। तो मेरा जो I होता है, Q जो होता है वो होता है IT। तो I की जगह पर मैं Q/T पुट कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं I की जगह पर Q/ कैपिटल T लो चाहे स्मॉल टी लो, T तो T होता है, पुट किया, मल्टीप्लाई बाई पाई R का स्क्वायर। ठीक है, अब ट्विस्ट ये है, यहाँ तक तो ठीक है। टी को क्या पुट करोगे भाई, टी को हम पुट करेंगे टाइम जो होगा एक सर्कल घूमने का वो 2 पाई R डिस्टेंस चलेगा, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी v से चल रहा है, तो यहाँ पर हम 2 पाई R पुट करेंगे, और यहाँ पर हम पुट करेंगे वेलोसिटी v। ये मेरा v ऊपर चला जाएगा, तो होगा क्या, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरा Q R, नीचे क्या बचेगा 2, और ये तो v ऊपर चला गया, तो क्या QV R/2 बच गया मेरा, हाँ QV R/2, और यही वाला मेरा
आंसर भी हो जाएगा फोर्थ वाला। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन था, इसका भी आंसर यही आएगा, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का भी आंसर वही आएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट बताना है इलेक्ट्रॉन का जब वो रिवॉल्व कर रहा है nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के। इस क्वेश्चन को लिंक किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता क्या है? वो मेरा जो भी होता हो छोड़ो, अगर कोई nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 होता है। ये हम सीखेंगे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों? सिंपल सवाल, फार्मूला बेस्ड, कम सोचो ज़्यादा लगाओ। अब nth ऑर्बिट में जा रहा था तो ये हो गया। अब इसमें एक फार्मूला आता है जिसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2m होता है। ये मेरा होता है क्या? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम पुट करेंगे इसको एल की वैल्यू को, एल को इस साइड लेके जाएंगे पहले, तो वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2m इंटू एल। तो Q चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन है, तो E डिवाइडेड बाई 2m इंटू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हेन, हेन मतलब मुर्गी, हेन डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4 पाई m। ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, इस गायरोमैग्नेटिक रेशियो को याद करेंगे, बहुत काम आने वाला है। मैंने अपना चश्मा क्यों निकाल दिया मुझे भी नहीं पता। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक मासलेस डिस्क है, ठीक है, रहने दो, जिसका रेडियस r है, चार्ज क्यू कैरी कर रहा है, वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, एक्सेस के थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर प्लेन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली। तो इसको कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट? सिंपली वही गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिखेंगे, m/l इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो जब L को इस साइड लेके आएंगे तो L इस साइड चला जाएगा, और L क्या होगा? क्या हमने पढ़ा है रोटेशनल मोशन के लास्ट लेक्चर में? L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम mv होता है, वैसे ही जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू mv होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। बस क्यू की जगह पर हम पुट कर देंगे आई ओमेगा। यहाँ पर आई करंट नहीं है, ध्यान रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है भाई? ये भी आपको याद होना चाहिए। वो सिंपली होता है mr²/2 जब इसके एक्सेस से पास कर रहा हो कुछ तब। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या? Q, m से m कैंसिल हो जाएगा, Q W r², W नहीं है वो ओमेगा है, 2 × 4 हो जाएगा नीचे। ये मेरा आ जाएगा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है इस क्वेश्चन में, पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें तो नहीं नीड है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में नीड है एडिटिंग की। तो पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग इन अ लूप। अगर लूप में, जैसे एक लूप है, ऐसे गोल सा कोई लूप है, इसमें करंट जा रहा है, तो मुझे बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें जीरो होगी, ट्रू है या फॉल्स है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मतलब तब फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगी तब तो भाई जीरो होगा, आंख बंद करके जीरो नहीं मारना, और नॉन यूनिफॉर्म होगी तो जीरो नहीं होगा, सिंपल। अब यही सेम चीज़ अगला क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स बताना है। अगर मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग लूप में है, इन मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग लूप, यहाँ पर वर्ड यूनिफॉर्म मिस है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया यूनिफॉर्म। अब ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है टॉर्क पे बेस्ड। क्या होता है टॉर्क? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ पर भी होगा, m×b। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में रखूँगा तो mb sin थीटा आ जाएगा। ये होता है टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड में। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक मोमेंट, ये है मेरा b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब सब कुछ तो दे दिया क्वेश्चन में, सब कुछ तो दे दिया कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, टर्न ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये है, करंट ये है, 30 डिग्री पर है। ध्यान देना एक बात, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते थे वहाँ पर एंगल लेने में आप गलती करते थे, यहाँ पर इसने ये एंगल 30 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोला है, मतलब विथ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और हम किसके किसके बीच लेते हैं भाई? इसने इफ प्लेन ऑफ कॉइल इंक्लाइन एट 30 डिग्री,
30 डिग्री प्लेन से इंक्लाइंड है। ये मेरा प्लेन है, इससे इसने इसका एंगल दिया 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ये मेरा एरिया होता है। अगर ये मेरा प्लेन है, जैसे फ्लक्स निकालते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में फ्लक्स निकालते टाइम हम यही चीज़ करते थे, सेम चीज़ यही गलती उस टाइप के क्वेश्चन में भी होती थी कि क्वेश्चन में बोल देता था एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड, और हमको एंगल किसके बीच लेना रहता है, हमको एंगल इसके और इसके बीच लेना रहता है। ये वाला एंगल, ये जो दोनों पेन के बीच में है, ना कि जो पेन और पेज के बीच में है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये पेन और पेज के बीच वाला 30 था तो पेन और पेन के बीच में एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री थीटा को रखेंगे। अब एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू मेरी है क्या होती है, आई इंटू ए, आई इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न भी बहुत सारे हैं तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें लिख देंगे। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 50। करंट कितना है इसमें, 2 एम्पियर। एरिया कितना है क्वेश्चन में दिया है, 0.12 लेंथ है और 0.1 मेरी ब्रेथ है। मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से, वो कितनी दी है, 0.2 दी है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बच्चे को याद होगा, √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 0.2 के अराउंड आएगा। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, लेक्चर ऑलरेडी लेंदी हो चुका है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आप कर सकते हैं, इतने कैपेबल होना चाहिए आपको। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। नीट 2013 में ये सवाल आ चुका है। एक करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम टू ओरिएंटेशन, बोथ इक्विलिब्रियम आर अनस्टेबल। कैन बी इन इक्विलिब्रियम टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल वाइल अदर इज अनस्टेबल। जब करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसका एक ओरिएंटेशन की वजह से वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर तो होती है, लेकिन दूसरे वाले की वजह से स्टेबल इक्विलिब्रियम पर नहीं होती है। ये थ्योरी का पार्ट था। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक कॉइल है इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है, जिसकी साइड की लेंथ L है, L है, L है। उसको एक पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट B के प्लेन में सच दैट B इज इन प्लेन ऑफ द कॉइल इफ ड्यू करंट I इन अ ट्रायंगल, तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा द साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल L है। क्वेश्चन में बता दिया साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल L है। अब यहाँ पर टॉर्क मेरा जो होता है वो सिंपली होता है MB साइन थीटा। और क्वेश्चन बता दिया भाई कि जो परमानेंट मैग्नेट B है इन प्लेन ऑफ कॉइल है, मतलब जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के बीच, लेट सपोज ये मेरा और ये मेरा परमानेंट मैग्नेट है, ये मेरा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो इसके बीच में है, ऐसे क्या बोला, बिटवीन द पोल पीसेस। अब अगर आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे तो समझेंगे, ये ट्रायंगल मैग्नेट के बीच में ऐसे सेंटर होता है, ये हो जाएगा। अब आगे भाई हम दूसरे के कमरे पर, मतलब बाजू वाले के, क्योंकि रूम में हो रही थी थोड़ी सी शोर, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। इस क्वेश्चन में जो मैं मैग्नेट बता रहा था ना वैसा नहीं है भाई, ये मेरा पेजो गायब हो गया, रूम में छूट गया है। एक काम करिए, अब इसको आप ट्रायंगल समझिए, इस ट्रायंगल के प्लेन में ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। साले पेन भी नहीं रखते बाजू वाले लड़के। इस ट्रायंगल के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क जो होता है वो होता है M क्रॉस B, मतलब M और B का क्रॉस प्रोडक्ट। तो M ऐसे है, B ऐसे है, तो M किस डायरेक्शन में हो जाएगा, सिंपली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली MB साइन 90 हो जाएगा मेरा एंगल। ये M की डायरेक्शन है, ना कि B की डायरेक्शन है, ध्यान रखना, ये इसी के प्लेन में है। ऐसे और ऐसे दोनों एक ही प्लेन में है, ये प्लेन है, ये इसके पास है। तो आगे क्या करेंगे भाई, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। M क्या होता है, I इंटू A इंटू B, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो I को I ही रहने दो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम निकाल चुके हैं पहले ही, √3/4 इंटू साइड लेंथ L है तो L स्क्वायर हो जाएगा इंटू B। अब यहाँ से ये मेरा टॉर्क हो गया, और यहाँ से हम L की वैल्यू को, L स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख देंगे 4 टाइम्स ऑफ टाउ, मतलब टॉर्क डिवाइडेड बाई √3 इंटू IB। अब जब हम L स्क्वायर से स्क्वायर का चोला उतारेंगे तो ये बन जाएगा मेरा रूट, और ये 4 के अंदर रूट के अंदर √3 IB। तो क्या मेरा यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और टॉर्क √3
आई बी रूट के अंदर है, रूट को हम लोग ब्रैकेट के ऊपर हाफ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर था, तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक करंट सर्कुलर लूप है जिसका एरिया मुझे दे दिया है क्वेश्चन में ही, और मुझे टॉर्क बताना है कितना लगेगा। सिंपल है भाई, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर हेल्ड किया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे और एम हो जाएगा आई ए इंटू बी, मतलब बाई आई की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में भाई, सिंपल है 10 दी है, और ए की वैल्यू कितनी दी है 0.01 दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है 0.1 दी है। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इस 1 को खा जाएगा और यही मेरा आंसर, मतलब 0.01 मेरा आंसर हो जाएगा, 0.01 न्यूटन। अब आगे चलेंगे, जब करंट कॉइल एक होती है, इलेक्ट्रिक करंट में उसको प्लेस करते हैं, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो टॉर्क बनाता है, टॉर्क फॉर्म करता है। दो एंगल पर टॉर्क नहीं फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, टॉर्क होता है यम क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। तो जब थीटा मेरा 180 हो या 0 हो तब मेरा टॉर्क नहीं बनाता, और जब इन दोनों के अलावा कोई भी एंगल हो तब तो भाई टॉर्क बनेगा, तो मेरा टॉर्क फॉर्म होगा, पहला आंसर। ये सारे क्वेश्चन मैग्नेटिज्म एंड मैटर के पहले लेक्चर के हैं, लेकिन ये पिछले चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल, इनिशियली अगर मैंने एक डाइपोल को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इनिशियली जो थीटा रहा होगा मैं उसको मान लूँगा 0, तो मुझे वर्क डन बताना है जब उसको 90 से रोटेट किया, तो फाइनली थीटा कितना हो गया 90। इनिशियली मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, वो रहा होगा -mb। ये कहाँ से लिखा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mb, क्या होती है एनर्जी, स्केलर, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी को रखते हैं। तो m क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। जब एंगल 0 है तो cos 0 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। अब जब एंगल 90 होगा तो cos 0 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर फाइनली जो वैल्यू आएगी या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि वर्क डन किसके थ्रू बताना है, तो हम क्या लेंगे, सिंपली वर्क डन लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर बताया होता कि वर्क डन निकालो किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड वजह से, तो माइनस डेल्टा यू लेते। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनली 0 है, माइनस इनिशियल mb है, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस mb। ये मेरी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 से 90 जाने पर किया गया वर्क। आगे चलेंगे, अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय सर्कुलर लूप टू टर्न 90 डिग्री से बिकम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो अगर मैं 90 डिग्री पर हूँ, मतलब कहाँ पर हूँ, मैं अगर 90 डिग्री पर हूँ और इसके पैरेलल आना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे घूमूंगा 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 घूमूंगा, ये देखो मैं इसके पैरेलल आ गया। तो कितना ट्रैवल किया मैंने ट्रैवल किया 270। बट क्वेश्चन में क्या बोला कि हमको सिर्फ 90 डिग्री चलना है और 90 डिग्री चलने के बाद हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाएं। तो ये मेरा जो 90 डिग्री होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा, तब हम प्रॉपर 90 डिग्री ट्रैवल करेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी आ जाएंगे। तो अगर एक बात बताओ, इस पूरे को घूमने में अगर टाइम t लगा तो 90 डिग्री को घूमने में टाइम t/4 लगेगा। अब ये जो टोटल टाइम होता है ना, ये कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में इसको हमने याद किया सिर्फ mb की जगह पर नीचे पोटेंशियल एनर्जी था, या फिर वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वो p को क्या बोलते थे, डाइपोल, P और E था, ना कि पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना। तो वहाँ पर ये मैग्नेटिक डाइपोल था, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड। अब बस इसी में हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे। इस T को इसकी जगह पर हम पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे तो एक तो 1/4 आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई इंटू आई बाई mb। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली π/2 रूट के अंदर आई डिवाइडेड बाई mb। ये मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा इसको 90 घुमाने पर, ताकि ऐसा 90 घूमे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ जाए। अब इसमें चलते हैं। अब ये थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है। वैसे भी बच्चों की डैश सूख जाती है जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करने की बात आती है, मेरी भी सूखती है, ऐसा नहीं है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाता है सही।
एंगुलर स्पीड कॉइल की जब ये टर्न हो रहा है 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो रहा है, ईच आर्म की लेंथ m है और मास l है, मतलब ये एक आर्म है, इसकी लेंथ m है और मास l है। तो इनिशियली जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मेरी जीरो होगी। इनिशियली पोटेंशियल कितनी होगी, वो भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि u इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर नहीं होता है। तो कॉस यहाँ पर जब ये इससे घूमेगा इसके फील्ड में 90 डिग्री से, तो थीटा 90 रखेंगे और कॉस 90 जीरो होता है, इसीलिए पोटेंशियल भी जीरो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आई ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? माइनस ऑफ एम बी। ऐसे कैसे डायरेक्ट माइनस लिख दिए भाई? लिख दिए, मेरी मर्जी। अब आप सोचो कैसे लिख दिए पोटेंशियल एनर्जी को माइनस एम बी। एम बी कॉस थीटा तो होता ही है, कॉस किस थीटा पर -1 होता है, इसीलिए वहाँ पर माइनस आया। अब आप खुद सोचो, इसको इस साइड लेके आते हैं, एम बी इधर आ गया, ये हो गया आई ओमेगा स्क्वायर। पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, नहीं तो आपको लगेगा इतने गंदे गंदे क्वेश्चन। अगर आता भी है तो ये सर्कल बन के आएगा, स्क्वायर बन के नहीं आएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट घुसा है, आपकी डैश सूख जाएगी। अब 1/2 अरे भाई हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो ये यहाँ पर हाफ लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पर हाफ होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन की वजह से आने वाली काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये हाफ तो ले लिया, आई जो होगा एक रॉड की वजह से वो कितना होगा? एक रॉड की वजह से एम एल बाई 1/3 एम एल स्क्वायर एक की वजह से होगा। ऐसे कितने रॉड हैं जो मेरे फोर्स लगाएंगे? मतलब फोर्स लगाएंगे का क्या मतलब है? सब लगाएंगे फोर्स। अरे भाई ये वाला रॉड और ये वाले रॉड की वजह से कोई एनर्जी नहीं आएगी, जो एनर्जी आएगी या टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन दोनों की वजह से होगा। तो सिर्फ यही दोनों रॉड लेंगे। रॉड के बीचों बीच मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/12। हाँ ये तो हमको पता है। तो एक एंड पर जब लेंगे तब हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सेस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम? कमेंट करना। फिर इसमें हम क्या करेंगे भाई? ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? जितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है ये? l/2 के डिस्टेंस पर। अगर ये पूरा l था तो हम इसमें ऐड कर देंगे ml²/2। अब ml²/2 ऐड कर लिए तो हम ले लेंगे कॉमन, ml² को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा तब? यहाँ पर अच्छा एक मिनट, ऐसे कितने रॉड थे? 2 रॉड थे, मतलब 2 लोगों की वजह से ये कट के 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 + 1/2 ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/3 ml²। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। आपको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि अगर आपने रोटेशन नहीं पढ़ा होगा तो आपके सिर के ऊपर से गया होगा पूरा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? अब एक काम करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को इसी साइड रखो, मान लो यहाँ पर ले लिया ओमेगा स्क्वायर को, और हम एम बी को उस साइड लेके चले जाएंगे। अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा मेरा ml² मेरा नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, और 3 ऊपर रहेगा, 3 और ये एम बी से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 MB। तो अब इसको ले लेंगे रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 3 m को क्या लिख सकते हैं हम लोग? m को हम लोग लिख सकते हैं आई ए इंटू l² डिवाइडेड बाई यम l²। अब ऐसे कैसे लिख दिए? आई ए तो लिख सकते हैं, l² कहाँ से लिखा? ये मेरा b है तो ये स्क्वायर लूप ही ना, तो स्क्वायर लूप का जो एरिया होगा वो हो जाएगा l² इंटू बी डिवाइडेड बाई m इंटू l²। l² से l² को करेंगे हम कैंसिल, तो क्या बचेगा भाई? रूट के अंदर 3bi डिवाइडेड बाई यम बच जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, और 100 नहीं 101% ये क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। आएगा भी तो सिंपली mr²/2, मतलब ये सर्कल बना के आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है भाई, अगर कठिन क्वेश्चन आया तो, क्योंकि यहाँ पर सिंपली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही क्वेश्चन है। हमको इसमें बताना क्या है? हमको इस क्वेश्चन में भी एंगुलर स्पीड ही बतानी है। तो डिक्टो सारी चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होंगी। कैसे कैसे भाई? इनिशियली काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 होगा, ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, नहीं आई ओमेगा स्क्वायर माइनस एम बी इस साइड आएगा, माइनस एम बी जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा हाफ m आई ओमेगा स्क्वायर। सेम चीज़ें हैं, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहीं लिख के फटाफट काट दूंगा। m क्या होगा? i इंटू ए होगा इंटू बी होगा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ आई। अब
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल होता है, बच्चे बच्चे को याद होगा, mr²/2 होता है और यहाँ पर होता है ओमेगा²। अब एरिया कितना होगा, एरिया मेरा सर्कल का सिंपल पता है, πr² हो जाएगा इंटू b इज इक्वल टू 1/2 mr²/2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा²। तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम कैंसिल करेंगे, किसको किसको, r² से r² को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से ओमेगा मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पाई बी आई डिवाइडेड बाई एम, यहाँ आ जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी टफ रहा होगा। अब करंट सेंसिटिविटी के ऊपर गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस करेंगे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड याद करने वाला सवाल है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो सेंसिटिविटी, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी। तो रेजिस्टेंस को आर ना लिख के गैल्वेनोमीटर में जी लिखते हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अरे V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं होता। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, अरे यार सॉरी, सेंसिटिविटी वो होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला लग रहा है, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, कोई मेरा मजा नहीं लेगा भाई। अब अगर करंट सेंसिटिविटी डबल कर दिए तो क्या होगा, कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न डबल देन फाइंड द चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आपको बता दें, जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो होती है थीटा डिवाइडेड बाई आई, थीटा नहीं है, आई थिंक सी जैसा कुछ होता है, वो हो जाएगा क्या, नब, NAB। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न, A क्या है, एरिया, C क्या है, आगे समझेंगे हम C क्या है। क्या डबल किया इसने नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया, तो सेंसिटिविटी भी डबल होगी, नहीं, गलत जवाब अगर आप डबल टिक करते हैं तो, क्योंकि इसने करंट सेंसिटिविटी तो पूछी ही नहीं, इसने वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछी है। अरे यार समझा करो, मुझे गुस्सा आ रही है। वो होती है SI डिवाइडेड बाई R। अब ये SI क्या होता है, ये SI जो होता है करंट सेंसिटिविटी, वो होती है NAB डिवाइडेड बाई R। तो जब नंबर ऑफ टर्न को डबल करेंगे ना, जैसे एक वायर था उसको मैंने 2 वायर बना लिया, तो 2 छोटे छोटे रेडियस के बनेंगे, जैसे मैंने आपको चार्जर से अप्लाई करके दिखाया था। तो रेजिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी मेरा, अगर इसको डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। जैसे एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसी को तोड़ के ऐसे 2 कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो जाता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, इसीलिए मेरा जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। अब आज के अपने लास्ट सवाल पर चलते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने इसमें थ्योरी नहीं बताई, गैल्वेनोमीटर के इस वाले क्वेश्चन पर, सेंसिटिविटी वाले पर यही क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल, इसीलिए डायरेक्ट मैंने यही करा दिए, ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा। अब करंट सेंसिटिविटी जो है वो मेरी 5 डिवीज़न पर मिली एम्पियर है, तो मतलब मेरे SI की वैल्यू है वो 5 डिवीज़न पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो 20 डिवीज़न है, ये मिली एम्पियर है। तो इसका मतलब इसमें मैं यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे, 10⁻³ से, तब ये एम्पियर में हो जाएगा। अब मुझे रेजिस्टेंस बताना है गैल्वेनोमीटर का, तो मेरा जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो होती है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अभी हमने ऊपर बताया था, फिर से उसको बता दिए। तो ये G को इधर लेके चले जाएंगे, ये SI को इधर, ये SV को इधर। तो SI की वैल्यू कितनी है भाई, SI की वैल्यू, ये अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊँ तो प्लस हो जाएगा, तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी 20 होती है, तो इसको हम 20 रख देंगे। तो 5 × 5, एक काम करें क्या, एक काम कर सकते हैं, इसका 2 जीरो इसको दे दो, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 20। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये मेरा आ गया 250। देखो रजिस्टेंस ऑप्शन में है, हाँ है। तो आप ये चीज़ याद कर लेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है जो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई G होती है, और ये चीज़ कम आ सकती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नए से चैप्टर में नई एनर्जी लेके, तब तक के लिए ओके बाय।